हेलो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट से, जिसका नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। समझिए तो ये है इसमें कि हिस्ट्री कहाँ, क्यों, कब और कैसे लिखी जाती है, इस पर बात करेंगे। टोटली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये। यहाँ पे आपको किसी किंग से, किसी जो है ब्रिटिश वायसराय या गवर्नर जनरल से, किसी एंशियंट किंग से कोई आपको ऐसे कोई यहाँ पे फैक्ट नहीं मिलने वाले हैं। बट ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि यहाँ से आप एक फाउंडेशन बिल्डअप करोगे हिस्ट्री की इवेंट्स को याद करने की। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपको हिस्ट्री की डेट्स नहीं याद होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो मैं आपको बताऊँगा कैसे याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग जो आपको मिलेगी वो यही है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। लिख देते हैं यहाँ पे, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। भाई आपको डेट्स नहीं याद होती हैं तो ये क्यों याद ही होनी चाहिए? नहीं याद होती हैं ये भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, याद होनी चाहिए। नहीं याद होगी तो हमारा ही मन नहीं मानेगा। हमारा मतलब अवर, मेरा नहीं कहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। जैसे होता क्या है कि हम जैसे किसी इवेंट के बारे में जानते हैं कि ये हुआ, तो क्या हमारे मुंह से तुरंत ये नहीं निकलता है कब हुआ? ठीक है, कब हुआ। तो यही जो कब हुआ ना, यही चीज़ कहीं पे भी डेट का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। अब अगर हिस्ट्री में एक जो है वाइड स्कोप के साथ जाए तो वहाँ पर ये है कि सभ्यताओं के परिवर्तन, समाज में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। और फिर जब हम इस बात पर कभी भी पहुँचते हैं कि आखिर ये परिवर्तन कब हुए, हमेशा आता है सिंस द एंशियंट टाइम, जब हम लोग आदिमानव जैसे थे और ऐसे ही कच्चे कंदमूल, फल, कच्चा मांस खाते हुए और जानवरों की खाल और पत्ती लपेटते हुए या नंगे घूमते हुए ऐसे टहलते थे। तो ये कब टहलते थे, फिर किस किस स्टेज पे कौन कौन से चेंजेस आए, कब हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आए, हमारा कल्चरल सिस्टम डेवलप हुआ, हमारा समाज डेवलप हुआ, और आज हम टेक्नोलॉजिकली साइंटिफिकली इतने रिच हैं। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और टाइम टू टाइम हुआ है। तो ये सब चीज़ें टाइम में बाउंड की जाती हैं, जाना जाता है। जैसे कि आप चाय पीते हुए आपके मन में ज़रूर ख्याल आएगा कि सबसे पहले चाय पीना यहाँ पे कब शुरू हुई। आलू खाते वक्त आपके मन में ज़रूर बात आएगी कि आलू सबसे पहले चूँकि ये भी जान लीजिए कि आलू इंडिया का मेन ओरिजिन है नहीं, तो इंडिया में कब आया, कहाँ सबसे पहले आया। जैसे एक बहुत मज़ेदार बात है और ये बहुत सोचने वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है। कभी आप ये सोचे हो कि जंगल में रहने वाले लोग कंदमूल फल खाते थे, कच्चे फलों को खाते थे, जो भी मिलता था खाते थे, लेकिन वो कितना रिस्की होता था कि आपको पता है? उनको किसी फल के बारे में पहले से ये नहीं पता होता था कि ये जहर का फल है या ये ऐसा फल है जो तुम्हारी भूख मिटाएगा और आपको जो है न्यूट्रिशन देगा। कहीं ये पता होता था? मतलब कई बार लोग जहरीले फल खा के मर भी गए होंगे, और जिससे नहीं मरे उसको उन्होंने अपने फूड आइटम में सेलेक्ट किया होगा। यानी एक लंबी प्रोसेस इस तरीके से चली है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब जैसे ही किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें ये ज़रूर ख्याल आता है कि ये चीज़ कब डेवलप हुई। अगर हम इस समय इस मॉडर्न सोसाइटी में हैं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, तो सब कभी यहाँ पे जो है मतलब इस समय जो हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है, लोकतंत्र है, तो कभी यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। ठीक है, तो कब था, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर डेमोक्रेसी कैसे आई। तो ये सब हिस्ट्री के पड़ाव हैं और यहाँ पे डेट्स का हमेशा रोल आ जाता है। अब फिर यहाँ पे थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि जो डेट्स हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो डेट, जैसे एक डेट होती है कि फला डे और फला मंथ और फला ईयर। जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 जुलाई 2020, कल 13 जुलाई को मेरा बर्थडे है, तो 13 जुलाई 2020। तो एक तो इस तरीके से डेट हो गई। फिर कभी कभी ये आता है कि पर्टिकुलर जब डेट इंपॉर्टेंट ना हो तो हम कहते हैं फला मंथ फला ईयर, यानी जुलाई 2020। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। जैसे अभी मान लो आपसे तुरंत कोई एग्जैक्टली पूछ ले कि बताओ कि कोरोना का फर्स्ट केस इंडिया में कब आया था, तो आई थिंक आप डेट नहीं बता पाओगे, बट ये बताओ कि जनवरी में आया था या जनवरी 2020 में आया था। तो एक तो इस तरीके से हो जाती है। फिर अगर बातें और पुरानी हो जाती हैं तो किस तरीके से होता है कि कोई चीज़, कोई इंसिडेंट कब हुई थी। ठीक है, जैसे अभी आपसे मान लो मैं पूछ लूँ कि मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो हो सकता है आपको एग्जैक्टली डेट ना पता हो, मंथ भी ना पता हो, लेकिन ईयर आप बता ले जाओगे आसानी से। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं कि डेटेड जो है टाइम जो है वो किस तरीके से लिस्टेड किए जाते हैं। तो इसमें यही है कि हम जितना एंशियंट टाइम में पीछे जाएंगे उतना ही टाइम को बड़े गैप में हम काउंट करेंगे, और जितना लेटेस्ट वाले इंसिडेंट में आएंगे उतना माइन्यूट सा काउंट करेंगे। अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जाएंगे तो उसको उसकी बात सेंचुरीज में करेंगे कि इतने सेंचुरी एगो ये बात हुई थी। अगर और बाद में आएंगे तो उसको हम ईयर में बात करेंगे, फला ईयर में ये हुआ था।
ठीक है, या अभी ईयर में मत आइए, अभी सेंचुरी के बाद आप डिकेड में आ जाइए कि फला सेंचुरी के फला डिकेड में ये हुआ था। फिर जब हम आएंगे तो उसकी ईयर में बात करने लगेंगे, और आगे आएंगे तो मंथ और ईयर की बात करेंगे, और लेटेस्ट पे आएंगे। अभी हम नेशनल मूवमेंट का कोई चैप्टर पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस दिन से स्टार्ट हुआ था, यानी ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो उसकी डेट भी हमें पता होगी, है ना। तो इस तरीके से डेट को भी हम कैटेगराइज करते हैं, डेट के बारे में जानते हैं। अब फिर यहाँ पे आता है कि व्हिच डेट्स का मतलब हुआ कि कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इम्पॉर्टेंट डेट किसके अराउंड में ली जाती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये जानो कि हिस्ट्री भी जो होती है वो हमेशा उस पर्टिकुलर टाइम का जो इम्पॉर्टेंट मैन होता है, जो डोमिनेंट पर्सन होता है, उसके अराउंड होती है। जैसे मे बी ही इज़ द किंग, मे बी ही इज़ द हेड ऑफ द सोसाइटी, मे बी ही इज़ द ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है। तो मे बी ही या सामंत, मतलब जिस लेवल पे जाओगे उस लेवल पे जिसका डोमिनेंस होता है उसके अराउंड ही हिस्ट्री चलती है। जैसे अगर आप ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लोगे तो जब गांधीयन इरा आया, गांधीयन इरा का मतलब है कि उस पूरे टाइम में गांधी जी का ज़्यादा डोमिनेंस रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे लेकिन गांधी जी का ज़्यादा डोमिनेंस रहा, तो गांधीयन इरा है। सारी इंसिडेंट जो गांधी जी के आसपास चलती रही। ऐसे ही ब्रिटिशर्स जब से कंपनी रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, और रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था आपका वारेन हेस्टिंग्स, और उसको जो है इंडिया गवर्नर जनरल कहना शुरू हुआ। और इसके बाद में फिर जो लास्ट ब्रिटिश वायसराय था माउंटबेटन, यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आप देखोगे तो हर बार आपको जो भी जहाँ तक यानी 1858 जब से वायसराय की पोस्ट आई तो 1773 से 1858 तक आपको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मिलते चले जाएंगे, और फिर आपको जो है ये वायसराय आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के अराउंड चीज़ें चलती हैं। तो ये इसमें ये बात हो रही है कि व्हिच डेट्स, तो इसमें बहुत सारे जैसे आपके हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस, इस तरीके से इन सब के नाम आपको आते रहेंगे, उन्हीं के अराउंड चीज़ें चलती रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हाउ डू वी पीरियोडाइज। पीरियोडाइज का मतलब है कि हम पीरियड कैसे बनाते हैं। पीरियड का मतलब है कि जैसे कहते नहीं कि फला डेट से फला डेट तक की चीज़, तो ये हम कैसे फला डेट से फला डेट को हम लाइन उसमें लाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। 1817 में जेम्स मिल की एक बुक आई थी जिसका नेम है आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री जो लिखी है तो उन्होंने यहाँ का जो टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स में, ठीक है। तो उन्होंने एक सोशियो कल्चर बेस लिया। यहाँ पे पहले हिंदू डोमिनेंस थे, हिंदू लोग रहते थे, देन मुस्लिम इन्वेजन हुआ यानी मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, फिर मुस्लिम यहाँ पे रूल में आए, और इसके बाद में फिर ब्रिटिशर्स आए। तो इसके बेस पे उन्होंने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया। तो अब ये उनका नज़रिया है, कोई नहीं है कि एक्यूरेट नज़रिया हो। हिस्ट्री जो है वो आपको बहुत वाइड थिंकिंग का मौका देती है कि आप खूब ज़्यादा डिटेल में सोचो, चीज़ों को जानो, समझो, लॉजिकल रहो। मतलब ये नहीं है कि हवा में बात करो, कुछ भी लॉजिक्स पे बात करिए और आप सही हैं। अगर आपके लॉजिक सही हैं, आपके लॉजिक कंप्लीट हैं, तो आप सही हैं। तो उनको ये समझ में आया और उनके उस बात के लॉजिक्स हैं और उन्होंने इस बेस पे हिस्ट्री लिखी। जेम्स मिल का तो ये मानना था, देखो कि जो है यहाँ का जो सोसाइटी थी इंडिया की, यहाँ की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। वो ये कहते थे कि ब्रिटिशर्स को पूरे भारत को कन्क्वेयर करना चाहिए, यानी जीतना चाहिए, इवन पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहिए, और जहाँ जहाँ वो जाएंगे तो अपनी नई टेक्नोलॉजी को फैलाएंगे और टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिशमेंट हुई, सब कहीं सबका विकास होगा, ये उनका मानना था। ये चीज़ें आप जो ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आएगा कि जो है इंडिया में क्या था, रिसोर्सेज बहुत थे, बट हमारे पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी यानी जो रिसोर्स को यूटिलाइजेबल बनाती है वो नहीं थी। ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे वो थी, इसी वजह से वो जो है पूरी दुनिया में छा गए, सबको उन्होंने अपने गुलाम बना लिए, सब कहीं अपनी कॉलोनीज डेवलप कर ली। कॉलोनीज वर्ड आया है, इसको नोट करिएगा भी, कॉलोनीज पे बात भी करनी है। अब यहाँ पे जो है ये बात जेम्स मिल ने तब कही, क्या ये बात अब सुटेबल लगती है? अगर जो है वो बात जो समय कही गई थी कि जो ब्रिटिश रूल आने के पहले जो है वो इंडिया वाले बहुत ज़्यादा पिछड़े थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस समय जो इंडियंस हैं नेशनलिस्ट, वो ये बात इस तरह मानने को कहाँ तैयार होंगे। अपनी हिस्ट्री उठा के रखेंगे और दिखाएंगे कि हम पिछड़े तो कम थे, हमको पिछड़ा दिखाया जाता गया, हमारी अपनी सिस्टम थी, हमारी अपनी व्यवस्था चल रही थी, उसमें हमको ज़बरदस्ती ये दिखाया गया कि हम पिछड़े हैं और हमको वहाँ पे जो है डिमोरलाइज़ किया गया, ऐसा लोग कहेंगे।
जब इंडियन हिस्टोरिकल राइटर्स जो आए इंडियन, तो उन्होंने यहाँ के टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने किस में डिवाइड किया? पीरियोडाइजेशन पढ़ रहे हैं, फिर से मैं आपको टॉपिक याद दिला दूं, क्योंकि आज इस समय मैं बोर्ड पे ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ज़्यादा बोर्ड पे राइट करने वाला नहीं है, और आप बोर नहीं होइएगा, आराम से सुनिएगा, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उन्होंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट मतलब सबसे पुराना वाला, प्राचीन काल, मेडिवल का मतलब मध्य वाला, ठीक है, और फिर मॉडर्न। अब बेसिकली इसमें भी देखोगे तो जेम्स मिल ने जो डिवाइड किया था वही चीज़ लगभग आ जाएगा कि एंशिएंट में आपके एक हिसाब से हिंदू वाली सिस्टम पूरी आ जाएगी, मेडिवल वाले में मुस्लिम डोमिनेंस स्टार्ट हो गया था, और जब मॉडर्न में आओगे तो ब्रिटिशर्स का आपको रूल देखने को मिलेगा। बीच में ट्रांजिशनल टाइम आपको मिलेंगे। ट्रांजिशनल टाइम का मतलब ये होता है जब 2 सिस्टम मिल रहे होते हैं, उनमें क्रैश हो रहा होता है, जैसे कि एंशिएंट और एंशिएंट के बाद मिडिवल में जैसे आप आओगे तो वहाँ पे आपको हिंदू और मुस्लिमों की टकराहट मिलेगी, और फिर आप मिडिवल से जब जैसे मॉडर्न में आओगे तो वहाँ पे मुस्लिम्स और राजपूत राजा भी उस समय थे, उनकी और ब्रिटिशर्स की टकराहट देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का पीरियोडाइजेशन वहाँ पे हुआ। इस पर भी बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, इस जो है क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि और भी हिस्टोरियन ने अलग अलग तरीके से, इवन ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है तो इसका जो टाइम पीरियड है कि एंशिएंट टाइम कब से कब तक रखा गया है, मिडिवल पीरियड कब से कब तक है, तो उसमें भी लोगों के बीच में थोड़ा सा अलग अलग जो आपके हिस्टोरियंस हैं उनमें थोड़ा बहुत कंट्रडिक्शन है, एक डेट सबने नहीं मानी है। तो अभी वर्ड आया था कॉलोनी, मैंने कहा था कॉलोनी याद रखिएगा, इस पे बात हुई। तो कॉलोनीज क्या होते हैं? कॉलोनीज यही होती है कि जब किसी भी कंट्री पे एक दूसरे कंट्री का पूरी तरीके से डोमिनेंस हो, वहाँ की कल्चरल सिस्टम पे, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम पे, वहाँ के ट्रेड पे, ठीक है, इवन पूरी तरीके से जब उसका वहाँ पे डोमिनेंस होता है तो वो पर्टिकुलर कंट्री जो होती है तो जिसका डोमिनेंस होता है उसकी कॉलोनी होती है। उस टाइम पे जब ये कॉलोनियल टाइम चल रहा था सबसे ज़्यादा कॉलोनीज ब्रिटिशर्स की थी, फ्रांस की थी, डचेस थे, स्वीडिश थे। जब भी आप ये सब उसमें पढ़ोगे तो इस बुक में ये सब हैं, आगे आप जुड़े रहिएगा तो आप पढ़ते रहेंगे। बहुत बेहतरीन है, हिस्ट्री कतई बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ हमको सिखा करके जाती है। अभी इसी चैप्टर में आप एक बहुत बेहतरीन चीज़ सीखोगे, जुड़े रहिएगा, अभी देखना बहुत बेहतरीन चीज़ सीखोगे यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसको 3-4 बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत मतलब गलत रिपीटेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो कॉलोनी आपके समझ में आई क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो सी रूट की खोज हुई, वास्को डी गामा यहाँ पे आया 1498 में, और फिर इसके बाद में अंग्रेज़ों का आना शुरू हुआ, और धीरे धीरे यहाँ पे वो उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, और ट्रेड करके फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने जगह बनाना शुरू की, और जगह बनाते बनाते पूरी तरीके से यहाँ पे जो किंग्स थे, जो राजा थे, सामंत थे, सबका सब्जुगेशन कर लिया, यानी उनके सबको कैप्चर कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, और फिर रेवेन्यू खुद कलेक्ट करने लगे अपने खर्चे के लिए, अपनी सेना राजाओं के यहाँ रखने लगे, जो सामान चाहते थे सस्ते सस्ते पैसे पर खरीद लेते थे, ठीक है, और पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया कॉलोनी, और इसको तो क्या कहेंगे, कॉलोनी बना के इसको पूरी रख दी। ये सब किस तरीके का प्रभुत्व था? अगर आपने लगान मूवी देखी होगी तो उस पर आप देखोगे कि किस तरीके से एक किंग के घर में एक अंग्रेज हमेशा बैठा रहता था, बिल्कुल दामाद की जैसे बना हुआ, जैसे दामाद आते हैं घर पे बड़ी इज्जत से बैठते हैं, ऐसे बना होता था। हालांकि दामाद का घर में उस तरह नहीं चलता है कि जो दामाद कहेगा वो होगा, वहाँ पे वही होता था कि जो कहेगा वो होगा। हालांकि नाम गेस्ट एज अ गेस्ट ही दिया गया था उनको कि आप हमारी बात मानो और हमारे किसी एक ऑफिसर को अपने कोर्ट में रखो, और जो आप करोगे उसको हमेशा जो है उस पर विजिलेंस रखेगा। यही था उस टाइम का जो सिस्टम था। तो इस तरह कॉलोनी बना के रखी गई थी वहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ आपकी एनसीईआरटी में और आई है, जैसे इसमें ये बताया गया है कि इन सबको लेकर के हर व्यक्ति के अपने अलग अलग व्यू हो सकते हैं, और इसीलिए आपकी जो बुक का नाम है वो यहाँ पे है आवर पास्ट। अभी जो है एक पर्टिकुलर का नहीं, माई पास्ट नहीं, आवर पास्ट, यानी सबका यहाँ पे अपना अलग अलग व्यू हो सकता है, सबका अपना एक अलग हिस्ट्री अपनी देख सकता है उस टाइम पे कि आप वहाँ पे कैसा फील करते हैं या आपके हिसाब से लोग कैसा देख रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे कौन से 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, व्हिच डेट्स, हाउ डू पीरियोडाइज, और व्हाट इज़ कोलोनिज्म। अब मैंने कहा था कि अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डेट्स को कैसे याद रख सकते हैं। तो डेट को याद रखने का ये है कि ऐसे जनरली रट्टा नहीं मारा जाता है। आपने जैसे यहाँ पे देखा हाउ डू पीरियोडाइज,
तो आप खुद पहले चीज़ों का पीरियोडाइज कर लीजिए। किसी चीज़ को पहले आप 3 टाइप में बांट लीजिए कि वो एंशिएंट का है, मिडिवल का है, या हम कहाँ का चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो हमको याद करना है नेशनल मूवमेंट की कोई चीज़ याद करनी है, या मान लो गांधी जी से रिलेटेड कोई चीज़ याद करनी है, तो गांधी जी का इन्फ्लुएंस इंडिया में कब से शुरू होता है? 1917 से। कब तक होता है? 1948 तक, जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है। तो गांधी से रिलेटेड सारी चीज़ जो इंडिया में हो रही है वो 1917 से 1948 के बीच में ही होंगी। यानी एक तो कम से कम हो गया कि आप डेट में इतना तो कंफ्यूज नहीं होगी, 1948 के बाद बताओगे और 1917 के पहले का बताओगे, इतना कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो ये पहले जनरलाइजेशन आपने कर लिया ना, और फिर जनरलाइजेशन करने के बाद में चीज़ें याद करना थोड़ा आसान हो जाती हैं। डेट याद करना एक तरीके से और आसान है, जो मैं यूज़ करता हूँ डेट याद करने के लिए। आप जो अपने लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे जो है कोई आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज दैट मान लिया कि 2000 है या 2002 है आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप 2002, 1902, 1802 यानी 100 गैप पे उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था, उस ईयर के अराउंड क्या हुआ था, ये चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, जब आपका जो बर्थ ईयर है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, ये याद रख सकते हो। उस टाइम की इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन थी। अच्छा, इसमें आपको कुछ रटना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एक अपने आप में क्रिएटिविटी भी है ना, कि आप जानो कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पैदा होते ही ग्रह नक्षत्र आपके कितने अनुकूल थे और कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं होने लगी थी, कितना परिवर्तन आप लेकर के पैदा हुए थे, राइट। तो ये क्रिएटिविटी है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टम जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे मज़ेदार तरीके से बताता रहूँगा, आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। तो अब इसमें आते हैं, जान लीजिए कि ये चैप्टर आपके 2 पार्ट में लगभग बटा हुआ है। अब ये इसी में जान लीजिए सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, इसका नेम है हाउ डू वी नो। क्या नेम है? हाउ डू वी नो, मतलब हम जानते कैसे हैं, हम चीज़ों को जानते कैसे हैं। इसको अगर आप बहुत आसान भाषा में कहो तो हिस्ट्री जानने के सोर्सेज कौन कौन से हैं। क्या आपको अब पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अगर हम सोर्सेज के बारे में बताएं कि हिस्ट्री कैसे जानते हैं, किस सोर्सेज से, तो इसमें पहला सोर्स है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेज रिकॉर्ड्स। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल कर रहा होता है, वो अपने रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करता है। ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना ज़्यादातर काम ब्रिटिशर्स से ही शुरुआत हुआ था। वो अपने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट को, लेटर्स को, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स होते थे, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उस सब को रिकॉर्ड में रखते थे। रिकॉर्ड रूम छोटी छोटी जगह पे, तहसील से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सब जगह पे रिकॉर्ड रूम होते थे, वहाँ पर वो उसको रखते थे। और फिर धीरे धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस आई, उसके पहले कैलीग्राफिस्ट हुआ करते थे, मतलब जो सुंदर हैंड राइटिंग में चीज़ों को लिख सके, तो कैलीग्राफिस्ट की पोस्ट होती थी, वो खूबसूरत राइटिंग में लिखते थे, देन उसको रखा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस आया तो उसके और कुछ कापियाँ रखी गई। इसके अलावा भी अभी जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, आप देखते हो जब टूर वगैरह पे जाते हो तो बहुत सारे म्यूज़ियम हैं, आर्काइव्स हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत पुराने टाइम के सब आपको रखे मिल जाएंगी। ये सब काम अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने मतलब कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ज़्यादा काम भी अच्छे भी किए हैं, मतलब ये नहीं है कि बुरे काम किए। एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत बुरा किया। ठीक, आप एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझको ऐसा मत ले लीजिएगा कि सर क्या बता रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। देखो, जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो आपको एब्सोल्यूट होके हिस्ट्री पढ़नी होती, निरपेक्ष होके। यहाँ पे जब आप जिस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रहे हो पर्टिकुलर बुक, तो आपको ना तो आपको इंडियन होना है, ना तो ब्रिटिशर्स होना है, ना आपको हिंदू होना है, ना मुसलमान होना है, आपको कुछ नहीं, आपको केवल इंसान बनना है और इंसान के उससे पढ़ना है। जब आप ऐसा पढ़ोगे तभी आप अपनी एक फ्री थिंकिंग बना पाओगे, आप ये जान लीजिए, वरना आप हमेशा बायस्ड रहोगे। तो बायस्ड होगे हिस्ट्री ना पढ़ी जाती है ना लिखी जाती है, तो ये चीज़ आप सोच करके, ठीक है, आप बातें सुनिएगा और अपनी बुक पढ़िएगा। अभी ये लेक्चर सुनने के बाद आप बुक भी पढ़िए। हाँ, तो जो है ब्रिटिशर्स ने ये काम किए थे कि वो मॉन्यूमेंट्स वगैरह रखे, वहाँ पे चीज़ें अभी भी आपको मिल जाएंगी, जब भी आप टूर पे जाओगे चीज़ें देखोगे। तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद में और भी चीज़ें पुख्ता होने लगी। दूसरी बात क्या हुई, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हुए। अभी मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बहुत चीज़ सीखोगे, वो आप इस टॉपिक से सीखोगे। अभी देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जहाँ भी उन्होंने कॉलोनी बनाई,
वहाँ पे सबसे पहले बाकायदा उन्होंने सर्वे किया, जियोलॉजिकल सर्वे किया, बॉटोनिकल सर्वे किया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया, फॉरेस्ट सर्वे किए, सॉइल सर्वे किए, सारे जगह सर्वे किए और वहाँ के सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सिस्टम को वहाँ का जाना। फिर वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इन सारी चीज़ों की माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी उन्होंने कलेक्ट कर ली और उन्होंने सर्वे सेंटर भी अपने स्थापित किए। अब ये सब आज भी चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के स्थापित सर्वे सेंटर, जो सर्वे सेंटर है वो आज इंडिया के सर्वे सेंटर, नाम भी उन्होंने ही रखा था उसका, सर्वे ऑफ इंडिया ही रखा था। वो सर्वे ऑफ इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इस्टेब्लिश हुआ था और उन्होंने बाकायदा सर्वे कराया था। तो वो सर्वे में यही था। अब देखो सीखना यहाँ पे क्या है, मैंने कहा आप सीखोगे, इसमें ये सीख सकते हो कि उनको यहाँ पे क्या करना था, अपना ट्रेड करना था, बाद में ट्रेड के थ्रू यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी गए। तो ये सब इतनी आसानी से वो कैसे कर सके, वो किसी किंग को कैसे कन्विंस कर ले गए कि हाँ जो है, मतलब उनको इतना स्थान कैसे मिल गया किसी कोर्ट में। तो ऐसे ही मिल गया कि उनको किसी के बारे में सारी जानकारी है, उनको ये भी पता कि आप कैसे खुश हो सकते हो। जब अगर हमें पता है आप कैसे खुश हो सकते हो, आपको आसानी से खुश कर सकते हैं। तो ये आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बताया जाता है कि जो है आप किसी से कैसे प्रभावी तरीके से बात, आप बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पर देखते होगे, किताबें पढ़ते होगे, हाउ टू डू इफेक्टिव टॉकिंग, हाउ वी वेरी इफेक्टिव पर्सन। तो ये सब जो है, तो इसमें एक बहुत छोटी सी बात ये है कि आप किसी के सामने इफेक्टिव तब हो सकते हो जब उसको पूरी तरीके से समझ रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप मतलब, और फिर समझ रहे हो तो आप सारी चीज़ें हैंडल कर ले जाओगे। जब जितना आप चीज़ों को समझते हो उतना ही चीज़ों को आसानी से हैंडल कर ले जाते हो। ब्रिटिशर्स ने ये काम बढ़िया किया था, ठीक है। तो सर्वे सिस्टम जो थे, तो सर्वे ने पूरा रिकॉर्ड रूम तैयार ही किया। तो हिस्ट्री का एक बाकायदा सोर्स वो है ही। देन कुछ चीज़ें और भी सोर्स में आ जाती हैं, जैसे सोर्स में तब आ जाएंगी जब यहाँ पे एक हेडिंग की व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। कुछ चीज़ें होती है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं पता, जैसे हमने क्या देखा कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से चीज़ें जानकारी मिलती हैं और सर्वेज से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते हैं। क्या नहीं बताएंगे? ऑफिशियल रिकॉर्ड आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे जो उनके अगेंस्ट है। जो ऑफिशियल लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो किस नज़रिए से लोगों को देख रहे हैं, हमेशा वही बात रिकॉर्ड में आएगी। लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं वो हमेशा रिकॉर्ड में, वो कभी रिकॉर्ड में नहीं आएगी। मतलब अगर आप, जब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे हुकूमत थी, आप देखते हो कि उन्होंने लोगों का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया, किस तरीके से मनमाने टैक्स लगाए, जिसको चाहा पीटा, फांसी पर लटकाया, कुछ भी किया, वो सब अगर आप, लेकिन अगर उस टाइम की अगर ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि वो जो कर रहे थे सही कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो अपने तरीके सब कुछ कर रहे थे। तो लेकिन वो सही तो है नहीं और एब्सोल्यूट तो है नहीं। तो फिर आप चीज़ें दूसरी तरफ से भी कैसे जानोगे कि नहीं, ये जिनके ऊपर ये सब रूलिंग हो रही थी वो क्या सोच रहे थे, तो ये कैसे जानोगे? तो ये जानने के सोर्सेज हैं उस टाइम का जो लिटरेचर था, उस टाइम के जो नॉवेल्स थे, स्टोरीज थी, यानी जो रूलिंग सिस्टम के बाहर बैठे हुए लोग राइटिंग कर रहे थे, वो सोर्सेज हैं उस टाइम को जानने के। न्यूज़पेपर्स हैं, जब प्रिंटिंग प्रेस आज का जो न्यूज़पेपर्स छपने शुरू हुए, तो ये सब न्यूज़पेपर्स ने ये सारे काम किए कि ये रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें उन्होंने रखना शुरू की। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो पूरे चैप्टर का आपको यहाँ पे गिस्ट बता देते, 2 पार्ट में चैप्टर एक हिसाब से डिवाइड था। एक आपका था कि हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट कैसे हैं, हम डेट को पीरियोडाइज कैसे करते हैं, ठीक है, एक तो इसमें था डिवाइडेड, और दूसरा पार्ट डिवाइडेड था कि हिस्ट्री जानने के हमारे सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।